next one is NABARD. NABARD is National Agriculture Bank for Rural Development. Just mark it when it was set up. It is an apex bank which coordinates the functioning of different financial institutions. यहाँ पर year नहीं दिया है, लेकिन आपको पूछ सकते हैं, शायद पीछे MCQs में given है कि NABARD सेटअप कब हुआ था. लेकिन आप इसको नेट से सर्च करके इसको नोट कर दीजिएगा कि NABARD कब सेटअप हुआ है. मुझे इसमें ध्यान नहीं आ रहा है कब सेटअप हुआ था ये. So NABARD भी बेटा क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट. मेनली दिस बैंक इज फॉर द रूरल डेवलपमेंट, कि गांव के विकास के लिए जो ये स्पेशली बैंक सेटअप करे जाते हैं. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. जो ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करना, इनको मजबूत करना इसका काम होता है. कि अगर किसी के पास में लोन की सुविधा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है किसानों को, तो उनको जो है ये लोग सपोर्ट करते हैं. और besides providing finance to these institutions, NABARD also provides financial assistance to the non-farm sector to promote integrated rural development. और इनको जो ये बाकी बैंक्स है, कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, इनको लोन देने के अलावा इसका एक काम और होता है कि जो नॉन फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म सेक्टर कौन सी होते हैं, जैसे कि कोई डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई कैटल रियरिंग का काम कर रहा है, कोई लेदर इंडस्ट्री का काम कर रहा है, उनको भी साथ में ये NABARD सपोर्ट करते हैं. क्योंकि ये जो डेवलपमेंट जो बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड, ये तो किसके लिए है? मेनली किसानों के लिए है. लेकिन रूरल डेवलपमेंट में सिर्फ एग्रीकल्चर का हाथ नहीं है, और भी कई ऑक्यूपेशन है, जैसे कि दूध का काम है, डेयरी का काम है, जानवर पालने का काम है, ये भी साथ में हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में. तो ये जो बैंक्स होते हैं, ये NABARD है, ये इन सभी नॉन फार्म सेक्टर्स को सपोर्ट करता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दिस फंक्शन, दिस NABARD इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क इट, लर्न इट वेरी वेल. आपको 3 मार्क्स में. हाँ जी बोलो. ये सेटअप हुई थी 12 जुलाई 1982 को. मार्क लिख लीजिए बेटा इसमें. NABARD was set up on 12 July 1982. Please write with pencil. Ujjwal Rastogi is sitting still, no movement. Or your pick is there, Ujjwal Rastogi. It's not responding even. Okay, just write 12 July. 12 July, Harshwan. 12 July 1982. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 12 July 1982. This NABARD was set up. Okay. Now, 7th is self-help groups. Okay. 7th is self-help groups. SHGs. SHGs. यहाँ पे क्या होता है बेटा? SHGs में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कि अपना फाइनेंस को पूल करते हैं. जैसे कि 20 लोग इकट्ठे होते हैं और वो उनके पास जो छोटी छोटी सेविंग्स होती है वो इकट्ठी करते हैं. मान लीजिए सबके पास में अगर 10,000 रुपए सेविंग्स पड़ी हुई है, हाँ 10,000 रुपए सबने इकट्ठे कर लिए, पड़े तो कितने भी उससे मतलब 10,000 रुपए सबने इकट्ठे कर लिए. मान लीजिए 20 तो कितने इकट्ठे हो गए उनके पास में? 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए. हाँ, तो अब 2 लाख रुपए मान लीजिए अब किसी को जरूरत है इस समय पर 2 लाख रुपए, किसी के ट्रैक्टर में कम पड़ रहे हैं, किसी को कुछ सीड्स इनपुट देने उसके कम पड़ रहे हैं, उन्होंने उस एक जने को दे दिए. अब वो क्या होगा? वो धीरे धीरे उन सबको वो जो 2 लाख रुपए वो इंस्टॉलमेंट्स में अपने वापस करता रहेगा. तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे कमेटीज लोग डालते हैं ना, कमेटी डालते हैं आज के टाइम पर, वैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं. हाँ, इसमें इंटरेस्ट कम पड़ता है और कमेटी में इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है. तो ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए होते हैं, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स, पुअर फार्मर्स बैंक के कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनसे बचने के लिए ये अपना जो है माइक्रो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कराती है. और इसमें खासकर मेनली लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में. और ये मार्क करिए, बाय मार्च 2012 मोर देन 43 लाख SHGs हैव बीन रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक्ड. इनको कई बार गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है और ये आसानी से जो है एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने क्रेडिट की सुविधा को अवेलेबल करवा लेते. So this is the self-help groups. So these all were the sources of rural credit, institutional and the non-institutional. Any problem in this? If anybody wants to ask. Now the next one topic is critical appraisal of rural banking. पहले तो हमने पढ़ा था कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनकी एडवांटेजेस मेनली पढ़े थे. नाउ दिस इज क्रिटिकल अप्रेजल व्हिच मींस कि हमें जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी लिमिटेशंस क्या है. तो द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इनसफिशिएंसी. इनसफिशिएंसी मींस कि
हमारे भारत की तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है ना, और डिमांड करने वाले लोग बहुत है, और जिसको बेनिफिट चाहिए उसको तो मिल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो सफिशिएंट जो फंड्स है वो इनसफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द डिमांड। जितनी डिमांड है उसकी कंपैरेटिवली हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है वो काफी कम है। अब इसके लिए तो यही हो सकता है कि भैया पहले पॉपुलेशन कंट्रोल हो, या फिर डिमांड करने वाले लोगों की नीड्स कंट्रोल हो, तब तक वो ये कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। सरकार कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दे जॉब्स के लिए, लेकिन जब तक हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। आप अपनी वॉर्ड्स बढ़ाते जाइए, जब तक जितना आप क्रिएट करेंगे वो तो सब कम ही पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए इनसफिशिएंसी बहुत ज्यादा है कि फंड सफिशिएंट नहीं है हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग। सेकंड इज इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एरियाज। यहाँ पर ये कहा गया है कि मेनली जो बैंक की ब्रांचेस होती है ना वहाँ पे सेटअप होती है जहाँ पे बैंक वालों की इच्छा करती है, कोई जरूरी गाँव नहीं कि आपको गाँव में ही सेटअप करना है। तो बहुत जगह पर जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं, बहुत इंटीरियर के इलाके हैं, वहां तक सुविधाएं अवेलेबल ही नहीं है। और फिर हार के क्या होता है, किसानों को, जमींदारों को ही अप्रोच करना पड़ता है लोन लेने के लिए, फिर वो उनके वही जमींदारी सिस्टम चलता रहता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो कवरेज नहीं है पूरी इंस्टीट्यूशनल एरियाज की। थर्ड इज इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। कई बार जो क्या होता है ना, अमाउंट सैंक्शन फार्मर्स को पूरी नहीं होती है क्योंकि इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है। और कई बार लोग जो है इसको फालतू की वजह के लिए भी लोन लेते हैं, काम करवाने ले रहे हैं, गाड़ी लिखवा रहे हैं वहाँ पे ट्रैक्टर, हाँ, तो इस तरीके से भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फोर्थ इज लेस अटेंशन टू द पुअर फार्मर्स। वही होता है, पैसे वाले किसान को बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जो गरीब किसान है उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि हर चीज के जो फायदे हैं वो अमीर ही उठा पाता है ना। तो तुमने देखा होगा कितने तो अमीर लोगों ने भी अपने व्हाइट वाले कार्ड बनवा रखे हैं। क्यों बनवाए हैं भैया, जब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी एकदम सफिशिएंट है। हमारी जान पहचान में कितनों ने व्हाइट कार्ड बनवाए हुए। ऐसे ही गाँव में भी होता है, गरीब किसान नहीं है तभी भी उसका जो है बेनिफिट ले लेते हैं। तो जो जो जिनको मेन जरूरत है उनको बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज गोइंग ओवरड्यूज। अब जैसे जैसे लोग इसकी पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर सरकार आई उन्होंने भी लोन माफ कर दिया, या कहीं पर सूखा पड़ गया तो लोन माफ करना पड़ गया, या लोग देने ही नहीं आते पैसा, और जमीन भी कई बार उनकी जमीन सही होती ही नहीं है, तो उस वजह से इनके जो सरकार के फंड्स कम होते रहते हैं, फिर वो आगे लोन कैसे अवेलेबल करवाए, और ये डेब्ट्स बढ़ते जाते हैं, जो कि फिर समय आने पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो आगे लोन नहीं दे पाते हैं ना। तो ये ओवरड्यूज, ग्रोइंग ओवरड्यूज है, यानी कि पहले की जो पेमेंट नहीं आती है उसकी वजह से भी आगे इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर पाते। सरकार ने सुविधाएं अवेलेबल करवाई है, लेकिन अगर जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम उनको सही जो उसका प्रोसेस उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक जो है ये काम कुछ भी काम नहीं हो सकता है ना। वी हैव टू बाय अवरसेल्फ थिंक कि हाँ नहीं भैया हमारी चीज है, हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें अपने हिसाब से डिमांड करना है।